रॉबर्ट कियोसाकी, द ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, इन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके ऊपर 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन है। करंट वैल्यूएशन के हिसाब से ये अमाउंट लगभग 10,000 करोड़ रुपए बनता है। एक आम बंदा जब लोन लेता है तो हर महीने EMI कैलकुलेट कर करके अपना बीपी बढ़ाता रहता है, पर ये भाई साहब 10,000 करोड़ का लोन लेके कहते हैं कि अगर मैं डूबा तो मेरे साथ साथ सारे बैंक्स भी डूब जाएंगे, एंड दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। If I go bust, the bank goes bust. Not my problem. रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में सबको ज्ञान देते हैं कि लायबिलिटीज मत लो, पर खुद इतना कर्ज लेके घूम रहे हैं कि अगर वो सारी IPL की टीम्स भी खरीद लें तो भी 4-5 हजार करोड़ रुपए तो बच ही जाएंगे। हमारे पेरेंट्स हमेशा समझाते हैं कि लोन्स के चक्कर में मत पड़ना, कर्जा लोगे तो सारी उम्र उसे चुकाते ही रह जाओगे। और इंडियन हिस्ट्री के बिगेस्ट फ्रॉड्स नीरव मोदी और विजय माल्या ने भी करोड़ों के फ्रॉड करके लोन्स की हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव परसेप्शन बना दी। वहीं अगर हम US के सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखें, जैसे कि गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, जिन्होंने $1 लाख का लोन लिया था गूगल को शुरू करने के लिए, और आज गूगल की टोटल वैल्यूएशन है $2 ट्रिलियन। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी सन 2000 में अपनी कंपनी को डूबने से बचाने के लिए $2 बिलियन का लोन लिया था। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि गुड डेट और बैड डेट में क्या फर्क है। रोहित और मोहित 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक MNC कंपनी में जॉब लगती है। कुछ महीने बाद दोनों फ्रेंड्स 2 लाख का लोन लेते हैं 12% इंटरेस्ट रेट पे। रोहित लोन लेके आईफोन परचेज करता है और दूसरी तरफ मोहित लोन लेके कुछ शेयर्स परचेज करता है। अब दोनों को 1 साल तक हर महीने 18,666 रुपए की EMI अपनी सैलरी से पे करनी है। 1 साल बाद दोनों को इंटरेस्ट मिला के 2,24,000 रुपए वापस करने हैं। साल खत्म होने पर रोहित के पास सिर्फ एक आईफोन है जिसकी वैल्यू नेक्स्ट आईफोन आते ही गिर चुकी है। वहीं मोहित के खरीदे हुए शेयर्स 40% बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,80,000 हो चुकी है। तो हमारे फ्रेंड मोहित से सीखते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने भी लोन्स लेकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की और अपनी नेटवर्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। चलिए जानते हैं 8 ऐसे मेजर पॉइंट्स जिनको रॉबर्ट कियोसाकी इन्वेस्टमेंट करते हुए कभी भी नजरअंदाज नहीं करते। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटजी को आप इंडिया में यूज करके इनकम जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग लेवरेज। रॉबर्ट हमेशा प्रॉपर्टीज लोन लेके बाय करते हैं ताकि उनका पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा हो। वो कभी भी अपना पूरा पैसा लगा के प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज। कियोसाकी बहुत डिटेल रिसर्च करके ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं जिससे एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर सके। इस स्ट्रेटजी से उनकी रेंटल इनकम उनके प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से हमेशा ज्यादा रहती है। रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे कि मॉर्गेज पेमेंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिंग फाइनेंसिंग। रॉबर्ट अपनी प्रॉपर्टीज के लिए फंडिंग बैंक्स या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से अरेंज करते हैं। वो नॉर्मली 10 से 20% डाउन पेमेंट करके बाकी का अमाउंट लोन्स के जरिए अरेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जनरेटिंग रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी परचेज करते ही वो उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं। उनका टारगेट रहता है कि उनकी रेंटल इनकम उनके मंथली एक्सपेंसेस को इजीली कवर करके हर महीने उन्हें एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करके दे। पॉइंट नंबर 5, बिल्डिंग इक्विटी। जैसे जैसे EMIs पे होती जाती हैं, रॉबर्ट की ओनरशिप हर प्रॉपर्टी में बढ़ती रहती है और साल दर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती रहती है। पॉइंट नंबर 6, टैक्स एडवांटेजेस। मॉर्गेज पेमेंट्स, प्रॉपर्टी के टैक्सेस और वैल्यू में डेप्रिसिएशन। ये सारे पॉइंट्स रॉबर्ट कियोसाकी को अपना टैक्स बर्डन कम करने में बहुत हेल्प करते हैं और इसी टैक्स सेविंग से वो अपने फंड्स को फार बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स। रेंटल इनकम से जनरेट हुए प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टीज में बढ़ती इक्विटी, इन दोनों को रॉबर्ट हमेशा री इन्वेस्ट करते हैं सो दैट उनका इनकम फ्लो कंपाउंडिंग इफेक्ट से बढ़ता रहे और इसी की मदद से वो अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज रिस्क मैनेजमेंट। लोन्स लेके इन्वेस्ट करना सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही रिस्की भी है। अगर गलत एसेट में इन्वेस्ट किया तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और रॉबर्ट इस रिस्क को बखूबी समझते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं सो दैट उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा बट रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। रॉबर्ट कियोसाकी बैंक में सेविंग्स करने को सेफ नहीं समझते क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है। अब क्योंकि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट्स के पास है तो वो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है 2020 में आया कोविड क्रैश। अमेरिकन इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच आ गया था और रिसेशन आने के आसार बन गए थे।
तभी यूएस फेड्स ने न्यू करेंसी प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी में कैश फ्लो को बढ़ाया और एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्रैश को होने से बचा लिया। एज एन इन्वेस्टर करेंसी प्रिंटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रॉबर्ट हार्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, एक लोन ले लेंगे, एक दो एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेंगे और पैसा ही पैसा होगा। बट प्लीज कुछ भी करने से पहले ये चीज समझिए कि यूएसए और इंडिया, इनकी इकोनॉमी, लोन स्ट्रक्चर्स, रियल एस्टेट मार्केट्स और टैक्सेशन सिस्टम, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है। यूएस में हाउसिंग लोन रेट्स की बात करें तो वो लगातार गिरते आए हैं और काफी टाइम से ये 2 से 3% के आसपास ही रुके हुए हैं। अब अगर एक इन्वेस्टर वहाँ पे 3% से ज्यादा रेंटल इनकम जनरेट कर पाता है तो वो उसी प्रॉपर्टी से अपने खर्चे निकाल के प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकता है। और वहीं इंडिया में हाउसिंग लोन 8% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और रेंटल इनकम बहुत मुश्किल से 5% को क्रॉस कर पाती है, जिसकी वजह से ऐसा बिजनेस मॉडल इंडिया में एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही कम है और उसके ऊपर उन्हें रीफाइनेंसिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे वो अपने एग्जिस्टिंग लोन को एक्सचेंज करके एक नया लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट्स पे और टाइम पीरियड भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं और ऐसी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कई सारे पॉलिटिकल और लीगल एस्पेक्ट्स भी हमारे रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टेट में रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है कि किन एरियाज को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और अगर अगले इलेक्शन तक रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो डेवलपमेंट का फोकस दूसरे एरियाज में शिफ्ट भी हो सकता है। इंडियन कोर्ट्स में कितने ही केसेस पेंडिंग है जहां पे बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट ही नहीं हुए और बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स आम जनता का पूरा पैसा हजम कर गए और वो लोग आज तक कॉम्पनसेशन का वेट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम बहुत ओवरबर्डन्ड है, काफी केसेस सामने आते हैं जहां टेनेंट्स प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और प्रॉपर्टी ओनर्स को सालों साल कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं अपनी ओनरशिप पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया में भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। बस जरूरत है प्रॉपर रियल एस्टेट रिसर्च की, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी इतनी एप्रिसिएशन गेन कर सके जो कि आपकी मंथली ईएमआई से कहीं ज्यादा हो। बट स्टिल इफ यू थिंक कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लोन लेके इन ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक्स, कमोडिटीज या ऑप्शंस की अच्छी नॉलेज रखते हैं और आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो जिससे आप अपनी ईएमआई पे करने के बाद भी प्रॉफिटेबल रहो, देन यू कैन ट्राई इट। ऑप्शन नंबर 2 है अपना बिजनेस स्टार्ट करना। अगर आप ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो तो आप इस बिजनेस के लिए इंडिया में लोन्स बहुत इजीली अवेल कर पाओगे और गवर्नमेंट सब्सिडीज का फायदा उठा के अपने बिजनेस को सस्टेन भी कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 3 इज फ्रीलांसिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज रखते हो या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है लाइक वेब और ग्राफिक डिजाइनिंग या आपको वेब या ऐप डेवलपमेंट आती है तो आप लोन्स लेके हाई एंड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो, जिससे आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज इंडियन और फॉरेन क्लाइंट्स को अच्छे रेट्स पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी डेट को यूज करके अपनी नेटवर्थ बढ़ाते जा रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट इसी तरह अपना एम्पायर ग्रो करते रहेंगे या एक दिन ये कर्ज उन्हें ले डूबेगा या फाइनली वो भी विजय माल्या के साथ यूके में सेटल हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।